हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे केबीएस पीजीटी केमिस्ट्री का जो 2018 का क्वेश्चन पेपर था उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने आपको कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिए हैं, उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 107 से आज डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लास को वॉच नहीं किया है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आप केबीएस पीजीटी के केमिस्ट्री का नोट्स का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ए मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम हाइड्रोजन एंड 100 ग्राम ऑक्सीजन इज इग्निटेड सो दैट वाटर इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शंस। तो यहाँ पे रिएक्शंस दी गई है, पूछा है दी अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज, कितने अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड होगा। तो चलिए हम बिना समय को वेस्ट किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन में रिएक्शन यही वाली दी गई है, 2H2 प्लस O2 से क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। गिवन वेट, जो आपको वेट दिया है हाइड्रोजन का 100 ग्राम दिया है, ऑक्सीजन का भी 100 ग्राम दिया है और इसका वेट आपको निकालना है। तो मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 होगा, और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो एक ऑक्सीजन का 16 है और 2 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये आपको मोलर मास मिले। अब मोलर मास जब आपको मिल गया, गिवन वेट मिल गया, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, जो आपको वेट गिवन है उसको किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से करेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया था, 100 दिया था और इसका मोलर मास कितना था, 2 था। तो आप डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन के पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 50 आ जाएंगे। ऑक्सीजन में देखिए कितना था, 100 था वेट इसका और मोलर मास इसका कितना था, 32। जब आप इसको करेंगे तो क्या होएगा, 22/5/8। तो इसका ये मिल गया आपका ऑक्सीजन का। अब देख रहे हैं इतना 1 मोल जो ऑक्सीजन है 2 मोल वाटर को क्या कर रहा है, बना रहा है। अब यहाँ पे अगर 25/8 मोल्स ऑक्सीजन आपको मिल रहे हैं तो क्या करेगा, इसका दोगुना आपका क्या करेगा, वाटर को प्रोड्यूस करेगा। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है देख रहे हैं 1/3 लगभग लेस क्वांटिटी में है, तो सबसे पहले यही खत्म होगा। अगर रिएक्शंस होगी तो जो सबसे कम होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा, खत्म होगा रिएक्शन में, और जो सबसे पहले खत्म होता है उसे ही लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ELR होगा। ELR का मतलब क्या है, लिमिटिंग रीजेंट कहेंगे ऑक्सीजन को। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू स्टोमेट्री, तो इसका स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और इसका स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी सबसे कम इसी का है। एक ऑक्सीजन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, हेंस ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रीजेंट। ऑक्सीजन क्या है, लिमिटेड है, बहुत कम अमाउंट में है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीजेंट ही बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा था 2 मोल ऑफ वाटर। तो आपका जो 25/8 मोल ऑक्सीजन आपको मिला हुआ है ये क्या करेगा, इसका दुगना वाटर फॉर्म करेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × 25/8, तो क्या आएगा, 58/2। अब इसी में क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 है, 18। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे दिया है वेट ऑफ वाटर। वाटर का वेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 50/8 × 18। 18 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 11.2 ग्राम। अब 11.2 ग्राम किसके इक्वल है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे 11.2 ग्राम दिया नहीं है, ऑप्शन तो आप देख रहे हैं कितना दिया है, 1.113 ग्राम। तो आंसर क्या मानेंगे, सेकेंड वाला ही क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि ये किसके है, इसी की होमोलोगस है, 11.112.5 की। एक बार आप सबसे पहले देख लीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले गिवन वेट जो होगा उसको लिखेंगे, फिर मोलर मास निकाल के लिखेंगे, फिर मोल्स लिखेंगे, मोल्स होगा गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। लिमिटिंग रीजेंट किसे कहते हैं, जो लेस क्वांटिटी में है, अगर रिएक्शंस को हम प्रोसीड करा रहे हैं तो सबसे पहले वही खत्म होगा, इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा। अकॉर्डिंग टू स्टोमेट्री कहती है कि 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल अगर हाइड्रोजन बन सकते हैं तो अगर 25/8 मोल है तो इसका दुगना आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। एक बार आप इस रिएक्शंस को देख लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो आप इसको कमेंट करेंगे तो हम आपको वहाँ पे बता देंगे। जो आपका चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर होगा ना
मोल कॉन्सेप्ट, उसी मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में ये चीज़ आप पढ़ते हैं। केबीएस अगर पीजीटी केमिस्ट्री में देखेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट नाम का एक चैप्टर्स है, उसी मोल कॉन्सेप्ट नाम के चैप्टर्स में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और भी हम आगे सारा डिस्कशन कराएंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेजेज। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें स्टेशनरी फेज क्या होता है। तो जब भी आप बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी आप पढ़े होंगे, कभी आपसे टीएलसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी प्रश्न पूछ सकता है, और भी जितनी भी टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी हैं कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस बात में आप ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स आप जरूर हर चीज़ पे नज़र बनाए रखें। तो अगर हम इसका बात करें तो यहाँ पे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जब भी आप सॉल्व करते हैं तो उसके साथ आपको एक बेनिफिट होता है कि आप उसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में जान जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस जरूर करें। तो इसमें सबसे पहले आप नोट कर लेंगे द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सॉल्यूट हैव द कैपेसिटी टू माइग्रेट थ्रू फिल्टर पेपर। जो भी आपका व्हाटमैन फिल्टर पेपर आप यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कौन सा फिल्टर पेपर यूज करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में, तो याद रखिएगा हाफ मैन फिल्टर पेपर यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसकी कैपेसिटी होती है कि उस सॉल्यूट को क्या करेगा, माइग्रेट करेगा थ्रू फिल्टर पेपर एट डिफरेंट रेट्स एज ए सोल्यूशन इज ड्रॉन इनटू स्ट्रिप ऑफ पेपर बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के द्वारा जो सोल्यूशन धीरे धीरे क्या करता है, सक करता रहता है। और इसमें जो स्टेशनरी फेज हम यूज करते हैं वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि स्टेशनरी फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, वाटर होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्ट एज ए मोबाइल फेज। तो अगला क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्या होता है। तो ऑर्गेनिक जो भी सॉल्वेंट है वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं मोबाइल फेज के जैसे। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी अगर हम बात करें पेपर क्रोमेटोग्राफी की तो सिलिका जेल एज दी सॉलिड सपोर्ट फॉर दी पोलर फेज, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इज रिप्लेस्ड बाय ए फिल्टर पेपर एंड ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज मिक्सबल विथ वाटर दैट इज ब्यूटेनॉल और pyridine इज मोस्ट सुटेबल फॉर दी पेपर क्रोमेटोग्राफी। याद रखिएगा ब्यूटेनॉल और क्या है, पायरिडीन, ये सब क्या है, सूटेबल है पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए। इसके लिए एक पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, याद रखिएगा। इतने सारे पॉइंट जो आपको बताए गए हैं, सारे पॉइंट पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार आप देखेंगे आरएफ वैल्यू का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो आरएफ वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द कंपोनेंट, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट का जो डिस्टेंस मूव हो रहा है और जितना डिस्टेंस सॉल्वेंट के द्वारा मूव हो रहा है उसका जो एवरेज होता है उसी को क्या बोलते हैं, आरएफ वैल्यू बोलते हैं। आरएफ वैल्यू का आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, रिटेंशन होता है अथवा रिटार्डिंग फैक्टर्स होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो आरएफ वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। आरएफ वैल्यू हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी में याद रखना होगा। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए पूछा क्या था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में तो आपसे पूछा जो गया था वो पूछा गया था इन पेपर क्रोमेटोग्राफी दी स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, तो स्टेशनरी फेज था वाटर ट्रैप्ड इन दी क्रोमेटोग्राफिक पेपर। जो वाटर होता है वो क्रोमेटोग्राफिक पेपर के द्वारा क्या होता है, ट्रैप्ड होता रहता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा 109 नंबर प्रश्न। तो 109 नंबर प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न में आपको देखना है चेंजिंग कहाँ पे हो रही है। जब भी इस तरीके से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएं तो आपको रिजेंट देखना है सबसे पहले। तो अगर हम बात करें जिंक HgSCl यानी जिंक अमलगम, जिंक मरकरी और HCl के साथ रिएक्शंस हो रही है और इसमें देख रहे हैं जो CO ग्रुप है यानी जो कीटोनिक वाला ग्रुप है ये क्या हो रहा है, ये गायब हो जा रहा है। सारे में देखिए कीटोन ग्रुप क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, बाकी सारे ग्रुप ऐसे हैं। तो अगर इस रिएक्शंस की बात करें तो आपने एक रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा क्लेमेंसन रिडक्शन। आपने अगर नाम सुना होगा क्लेमेंसन रिडक्शन तो ये वाली वही रिएक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन की अगर हम बात करें तो अगर ये वाला रिजेंट कहीं पे आपको मिल जाए तो रिएक्शंस क्या होगी, क्लेमेंसन रिडक्शन होगी। और क्लेमेंसन रिडक्शन क्या कहता है कि अगर कहीं पे आपका एल्डिहाइड दिया हो
अथवा कीटोन दिया हो तो यहाँ पे अगर आपका ये रिजेंट है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका CO ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, बाकी सारी चीज़ें वैसे रहेंगी। यानी आपका एक टाइप से एल्केन का डेरिवेटिव्स बन जाता है, एल्केन बन जाता है। तो जब भी एल्डिहाइड अथवा कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करना होता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन करा देते हैं। तो इस ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 110 नंबर देखेंगे आप। 110 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट दैट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बफर सॉल्यूशन। तो हम बफर सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बताएंगे। बफर सॉल्यूशन आपके दो तरह के होते हैं, एक तो आपका एसिडिक बफर होता है और दूसरा आपका क्या होता है, बेसिक बफर होता है। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो बहुत हेल्पफुल होता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो अगर हम बात करें बफर सॉल्यूशन की तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, जो एक बफर सॉल्यूशन होता है, इन एन इक्वस सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। बफर सॉल्यूशन में कोई हम बीक एसिड लेते हैं और उसका कॉन्जुगेट बेस लेते हैं, अथवा हम कोई बीक बेस ले लेंगे और उसका कॉन्जुगेट एसिड ले लेंगे। बफर सॉल्यूशन आर बोर्डली डिवाइड इनटू टू टाइप्स, एसिडिक बफर। कई बार तो एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर का देखेंगे सारे पेपर्स, तो कई बार सिर्फ क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछ लेता है कि कौन सा एसिडिक बफर होगा और कौन सा इसमें बेसिक बफर होगा। तो आप इसके नाम यहाँ से याद कर लीजिएगा। एसिडिक बफर आर सॉल्यूट दैट हैव ए pH बिलो 7। ऐसे जितने भी आपके सॉल्यूट्स होंगे, सॉल्यूशंस होंगे जिनका pH 7 से बिलो होगा, 7 से कम होगा, वो सब एसिडिक में आएंगे। एंड कंटेन ए बीक एसिड एंड वन ऑफ इट्स साल्ट। वो एक बीक एसिड को रखेगा एसिडिक बफर और कोई उसका क्या होगा, एक साल्ट होगा। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, ए मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। तो मिक्सचर ऑफ, अगर एसिटिक एसिड का हम मिक्सचर ले लें, जैसे क्या हो गया CH3COH, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, सोडियम एसिटेट CH3COONA। तो इस दोनों क्या हो जाएंगे, बफर सॉल्यूशन होंगे, लेकिन कैसा बफर बनाएंगे, एसिटिक बफर बनाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में ही लिखा है, मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट एक्ट्स एज ए बफर सॉल्यूशन विथ ए pH ऑफ अबाउट 4.75। इसका pH वैल्यू कितना होता है, 4.75। तो इसीलिए क्या होगा, एसिडिक बफर होगा। अब हम बेसिक बफर बता देते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए आपके पास समय जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। बेसिक बफर आर सॉल्यूशन दैट हैव ए pH एबव 7। बेसिक बफर ऐसे बफर सॉल्यूशन होंगे जिनकी pH वैल्यू 7 से क्या होगी, एबव होगी। एंड कंटेन ए बीक बेस एंड वन ऑफ इट्स साल्ट। उसके पास एक बीक बेस होगा और उसका कोई साल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया NaH4Cl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaH4OH। ये सब कैसे जैसे एक्ट करते हैं, ये बफर सॉल्यूशन होंगे और कैसा बफर बनाएंगे, बेसिक बफर बनाएंगे। और इनकी जो बफर सॉल्यूशन की वैल्यू होती है 9.25 होती है। तो बफर सॉल्यूशन आपने एग्जाम्स के लिए बहुत पढ़ के जाइए। एक तरीके से कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप PGT का जो भी एग्जाम्स देंगे, बफर सॉल्यूशन आप जरूर देखिएगा। इसका लेक्चर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देखेंगे तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा क्या था, यही कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट दैट वुड रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो हमने कहा था कि अगर आपको सोडियम एसिटेट मिल जाए और एसिटिक एसिड मिल जाए तो ये एसिटिक बफर का एक एग्जाम्पल्स होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111। इसमें क्या पूछा है, द ड्रग व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कौन सी इसमें एक ड्रग है वो डिस्ट्रॉय कर रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी एंटीबैक्टीरियल ड्रग कौन सी है। तो अगर हम बात करें साल्बर्शन की, तो साल्बर्शन क्या है, एक ऐसी ड्रग है जो इनहिबिट करती है ग्रोथ को और डिस्ट्रॉय करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इस साल्बर्शन के बारे में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। साल्बर्शन को अर्स फेनेमिन भी कहते हैं, आल्सो नोन एज साल्बर्शन।
or compound 606. It was the first scientific and effective cure for syphilis. कई बार इसका नाम ऐसे पूछ ले कि सिफाइलिस के लिए किसका यूज करते हैं, क्योर के लिए, तो सालबर्शन का यूज करते हैं. इट वॉज डिस्कवर्ड बाई ए जापानीज मैन, जापान के एक मैन के द्वारा डिस्कवर किया गया था, प्रोफेसर साहाचिरो हाता, इन्हीं के द्वारा इसका डिस्कवर किया गया था. अब हम चलते हैं अगले प्रश्न देख लेते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिए. देखिए यहाँ पे पॉलीमर्स का एक क्वेश्चन है. अगर आप पॉलीमर्स वाला चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा. पूछा गया है कि जो यूनिट दी गई है वो किसका फॉर्मेशंस करती है. तो अगर आपने नाइलॉन 6 का वहाँ पे प्रिपरेशन पढ़ा होगा, तो ये यूनिट जो है वो कैप्रोलैक्टम की है. नाम सुना होगा ना आपने, कैप्रोलैक्टम की यूनिट. कैप्रोलैक्टम की ये यूनिट है और इसी से आप क्या बनाएंगे, नाइलॉन 6 बनाते हैं. नाइलॉन 6 के लिए आप इसका यूज करते हैं. तो आप इसका सोल्यूशन से एक बार देखेंगे. सोल्यूशंस यहाँ पे गिवन है. इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विथ वाटर एट ए हाई टेम्परेचर. जब कैप्रोलैक्टम है, इस कैप्रोलैक्टम को हाई टेम्परेचर पे 533 to 543 केल्विन पे वाटर की प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करते हैं तो क्या बनाता है, नाइलॉन 6 बनाता है. तो क्या बनाएगा, नाइलॉन 6 बनाएगा. अगला देखेंगे, नाइलॉन 6 का यूज आप कहाँ पे करते हैं. नाइलॉन 6 इज यूज्ड फॉर दी मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स, कार्ड्स, फैब्रिक एंड रोप्स. तो कभी बार ऐसा पूछा जाता है कि जब भी आप कैप्रोलैक्टम को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा. तो आप यहाँ से कैप्रोलैक्टम को देख लीजिए, और इस कैप्रोलैक्टम को जब हाई टेम्परेचर पे आप हीट करते हैं तो नाइलॉन 6 मिलता है. तो नाइलॉन 6 के लिए आप इसका यूज करते हैं. और इसी तरीके से जब नाइलॉन 6 से बनाते हैं तो वहाँ पे एडापिक एसिड का यूज करते हैं. आगे जब हम पॉलीमर्स का नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी. तो आज आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है आप उस सारे क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा. तो आज हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ से सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया, 10 कर लिया, 11 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिया है. इसके आगे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और आगे के क्वेश्चन को हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे. अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो, कोई कमेंट्स हो, तो हमारे इंस्टाग्राम CY कंपटीशन क्लासेस पे भी मैसेज करके पूछ सकता है. Thanks for watching all of you to join us our session. Thank you.